अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से आपका होस्ट तलहा चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई न कोई प्रोग्राम लेकर आता है, जो कि आप सबके लिए ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में मुफ़ीद साबित होता है। और इसी तरह आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प है। आज का हमारा टॉपिक है सेहतमंद दिल। हम अपने दिल को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं? कौन-सी ऐसी बीमारियाँ जो हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं? कौन-सी ऐसी खुराक और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वज़ह से हम अपने दिल को सेहतमंद और कमज़ोर कर सकते हैं? नाज़रीन, इन इन सब सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के हम प्रोग्राम में। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र तलहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक। अच्छा, आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो डायटीशियन हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन हैं और इसके साथ-साथ शिफा हॉस्पिटल में एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं। अच्छा मैम, आज आज के हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं? तलहा फैक्टर्स जो हैं, जहाँ तक हम फैक्टर्स की बात करें, एक फैक्टर नहीं है जो कि दिल की बीमारियों को लीड करता है। दिल की बीमारियाँ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, जिनके अंदर मेरे नज़दीक जो सबसे अहम फैक्टर आता है, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि देखें, हम हमें पता है कि हमने आजकल अपनी ज़िंदगी के अंदर ना इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने के लिए इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह का रोल आ गया है हमारे अंदर, हम लोग मेहनत मशक्कत बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ तक कि हमारा वर्क प्लेस पे भी हमारी कोई मेहनत मशक्कत नहीं होती, हमारा सारा बैठ के करने वाला काम होता है। जिसकी वजह से ये होता है कि हम जितनी कैलोरीज़ हम ले रहे होते हैं अपनी डाइट से, उतनी कैलोरीज़ हम बर्न नहीं कर पाते। जब हम उतनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर उनकी स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है, फैट बिल्डअप होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ेज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास फैक्टर आता है ना, वो आता है हमारी डाइट। डाइट की मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि हमें पता है कि आजकल हम लोग जाते हैं फ़ास्ट फ़ूड पे, हम लोग जाते हैं शुगरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमने जो नेचुरल फूड्स थी, उनका इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और हमारी मोस्टली डाइट के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, इसके अलावा शुगर प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसकी वजह से हम जो है वो हार्ट डिज़ीज़ेज़ का, इसके साथ डायबिटीज़ का और बाकी सारी डिज़ीज़ेज़ का जो कि जिसके अंदर मोटापा वगैरह भी आता है, उसका शिकार हो रहे हैं। इसके बाद जो फैक्टर मैंने आपको बताया कि कुछ और डिज़ीज़ेज़, वो भी लीड करती हैं हमारी हार्ट डिज़ीज़ेज़ को। उन डिज़ीज़ेज़ के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी लीड करता है हार्ट डिज़ीज़ को। हमारी डायबिटीज़ आ गई, हमारा ओबेसिटी आ गई। अब मैं बात करूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर किस तरह से रिलेट करता है हार्ट डिज़ीज़ के साथ। आपका बीपी तब हाई होता है जब आपका बीपी हाई होता है, तब क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती है ना, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जब आपकी ब्लड का फ्लो तेज़ होगा, उससे क्या होगा कि आपका वो है वेन्स, वो आपकी इतनी सी है, वेन तो उतनी ही है, लेकिन उसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया। ब्लड बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ रहा है हार्ट को, हार्ट के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है और जो स्ट्रोक है, इसके अलावा हार्ट अटैक है, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो है वो मोटापा है। मोटापे का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखें, जितना ज़्यादा ओबीस बंदा होगा, उसके लिए उतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होगी। ब्लड सप्लाई इसलिए ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। लेकिन जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके हार्ट के ऊपर बर्डन भी ज़्यादा पड़ेगा और उसके हार्ट को वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ वगैरह डेवलप हो सकती हैं। और डायबिटीज़ जो है वो इस वजह से, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हमारे जो नर्व्स होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के लिए हमारे नर्व्स होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वो डैमेज होंगे, हार्ट भी डैमेज होगा, इसके अलावा अदर ऑर्गन्स वगैरह भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जिनके अंदर हमारे जीन्स आ जाती है, मतलब जेंडर आता है। मेल जेंडर ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं इंस्टेड ऑफ फीमेल जेंडर। उसकी रीज़न क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन वगैरह की रीज़न होती है उसकी।
इसके अलावा अच्छा। हेरिडिटी मतलब बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में ट्रांसफर होना। ये सब फैक्टर जो हैं, ये भी हाँ, लीड करते हैं हार्ट डिजीज को। इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, अम, और कुछ फैक्टर जैसा नींद की कमी वगैरह, ये भी सब जो है वो लीड करते हैं हमारी हार्ट डिजीज को। जैसा कि मैम आपने कहा कि ब्लड रिलेशन की वजह से हार्ट डिजीज आगे बढ़ती है। क्या अगर किसी के फादर को है या मदर को है हार्ट डिजीज, तो क्या उसके बच्चों को भी होगा? मोस्ट लाइकली हो सकता है, मतलब 100% चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन उन बच्चों के हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज हो। यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा मैम, अगला मेरा सवाल ये है कि किस टाइप के फैट्स जो हमारे दिल के लिए हार्मफुल होते हैं? ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी फैट्स हैं जो हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे दिल को कमजोर करती हैं? देखिए जो फैट्स है ना, वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फैट्स के मामले में चाहे वो गुड हो या बैड हो, अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दिल के लिए बुरे हैं वो। लेकिन इनकी जो है वो डिफरेंशिएशन होती है। जैसे कुछ फैट है जिनके अंदर ट्रांस फैट आता है, सेचुरेटेड फैट होते हैं, ये हमारे दिल के लिए अच्छे नहीं होते। इसकी रीज़न ये होती है कि ट्रांस फैट वगैरह जो है और सैचुरेटेड फैट वगैरह जो है, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर प्लेक बनाना शुरू कर देते हैं। प्लेक मीन एक बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, इतनी सी वेन की साइड पे जो वॉल है, उसके अंदर बिल्डअप शुरू हो जाता है ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का मिलके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा हार्ट को डैमेज ज़्यादा होगा, अदर बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज ज़्यादा होगा, और इसके बाद हार्ट अटैक का स्ट्रोक का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कभी भी ब्लड फँस सकता है और हार्ट अटैक या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वेन बंद हो सकती है। और इसके अलावा इस तरह के जो फैट मैं आपको बता रही हूँ, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होते हैं, मतलब जो कि फैट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या करती हैं, ये सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हाई करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे बॉडी के अंदर हाई करते हैं। अ, अब ये जो लो डेंसिटी सॉरी, ये जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, इनके कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर रेड मीट के अंदर हमारा बीफ वगैरह आ जाता है, ऐसा मीट जिसके साथ बहुत ज्यादा लेयर होती है फैट्स की, या हमारे फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट हो गए, हमारे घी हो गए, ऐसे प्रोसेस्ड ऑयल्स जो कि मार्केट में प्रोसेस्ड ऑयल बन रहे हैं, जिनके अंदर एडिशन किया जा रहा यस। है, उनका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के ज़रिए जो बन रहे होते हैं, वो भी एक ज़रिया होते हैं ट्रांस फैट का। सैचुरेटेड फैट का मैंने आपको बताया, एनिमल प्रोडक्ट जो कि हमारे फुल फैट डेयरी हो गए, हमारे रेड मीट हो गया, ये हमारे उनके सोर्सेज़ होते हैं, इन दोनों के। मैम। इस चीज़ अच्छा को मैम। अवॉइड करना चाहिए। जी। जी। मैम, जैसा कि हमने देखा है कि जैसे कि तंबाकूनोशी करने से हमारे डायरेक्ट फेफड़ों पे उसके असरात होते हैं। क्या तंबाकूनोशी से हमारे दिल के ऊपर भी असरात होते हैं उसके? जी, बिल्कुल, तम्बाकू नोशी से हमारे फेफड़ों पे असरात होते हैं, लेकिन दिल पे उससे भी ज़्यादा सेवियर हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि एक नॉर्मल बंदा, जैसे जो कि तम्बाकू नोशी नहीं कर रहा, वो जब साँस लेता है ना, तो उसके फेफड़ों के अंदर जब साँस आता है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन जो होती है, वो हमारे दिल में जाती है, दिल से वो ओवरऑल पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। लेकिन अगर कोई बंदा तम्बाकू नोशी कर रहा है, तो क्या होता है कि जो उसका धुआँ होता है सिगरेट का, वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है ऑक्सीजन के साथ। कंटामिनेटेड ऑक्सीजन हमारा जो है वो हार्ट के अंदर भी जा रहा होता है। वही कंटामिनेटेड ऑक्सीजन जो है वो हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर भी जा रहा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस ऑर्गन के अंदर को वो वाला ब्लड सप्लाई होता है, कंटामिनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमारा हार्ट भी शामिल है। इसके अलावा ये होता है कि जब आप स्मोकिंग, जो एक पर्सन जो स्मोक कर रहा होता है, उसका ब्लड उन पर्सन्स के निस्बत जो कि स्मोक नहीं कर रहे होते, थोड़ा थिक हो जाता है।
थिक ब्लड गाढ़ा जितना ज़्यादा वो गाढ़ा होता जाएगा, उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई होते जाएँगे। ब्लड क्लॉट बनेंगे और वो जो ब्लड क्लॉट होते हैं, वो किसी भी टाइम आर्टरी या वेन के अंदर फँस सकते हैं और स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है, जब एक पर्सन स्मोक कर रहा होता है, तो उसका बीपी तकरीबन उस बंदे का बीपी हाई होता है क्योंकि उसका ब्लड फ्लो तेज़ हो गया होता है। जब ब्लड फ्लो आपका तेज़ होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा और वो भी लीड करेगा आपके किसको हार्ट डिज़ीज़ेज़ को। उसके अंदर इन्फेक्शंस भी आते हैं, उसके अंदर हार्ट अटैक भी आते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी हार्ट डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो हमारा मैंने आपको प्लेक का बताया था ना कि जो आर्टरीज़ के अंदर हमारी प्लेक बिल्ड अप हो रही होती है। प्लेक जस्ट कोलेस्ट्रॉल या जस्ट सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से नहीं बन रही होती। प्लेक हमारे टॉक्सिन से, हमारे एक्सेस कैल्शियम इंटेक से और कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड ये सब मिल के प्लेक बना रहे होते हैं। जब ये हम लोग हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल ज़्यादा होते हैं मतलब हम स्मोक कर रहे हैं और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो क्या होता है वही जो टॉक्सिन होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ और प्लेक बिल्डअप में हेल्प करते हैं, जिसकी वज़ह से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी हार्ट डिज़ीज़ेज़ के। इसके अलावा ये कि एक जो पर्सन है वो जो स्मोकिंग कर रहा है, सिर्फ़ वो ही नहीं, जो लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं हार्ट डिज़ीज़ेज़ के। अब मैं आपको बताऊँ सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? एक नॉर्मल पर्सन जो कि स्मोक कर रहा है, अगर उसी की मतलब उसी एनवायरनमेंट में कोई और पर्सन साथ बैठा साँस ले रहा है या उसके वो इन्हेल कर रहा है उसी स्मोक को अपने अंदर, तो वो भी उतना ही ज़्यादा सस्पेक्टेबल होगा हार्ट डिज़ीज़ के जितना कि वो पर्सन जो कि स्मोकिंग कर रहा है। इसके अंदर जब वो इन्हेल करता है, तो उसके 30 से 40% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक नॉर्मल बंदे के, कि वो भी हार्ट डिज़ीज़ को डेवलप करेगा। ख़ास करके छोटे बच्चे वग़ैरह जो इन्हें इन्हेल करते हैं उनका ज़्यादा रिस्क होता है कि वो बड़े होके हार्ट डिज़ीज़ का शिकार हो सकते हैं। मैम जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है, हम सब मछली बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। क्या सेहतमंद दिल के लिए मछली खाना किस हद तक बेहतर है? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है कि जो मछली है, उसके अंदर मरकरी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमने मछली नहीं खानी। मोस्टली लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मछली खाना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। मरकरी मछली के पाया जाता है और ये वाक़ई में एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन होता ये है कि जब एक मछली जो है वो पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर होती है, जहाँ पे पानी बहुत गंदा है या कुछ इस तरह का है, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्री से पानी आ रहा है वहाँ पे मछली ज़िंदा रहती है, तो उसके अंदर मरकरी की तादाद और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि अगर कोई एडल्ट जैसे कि मैं हूँ, आप हैं या कोई भी सेहतमंद बंदा, अगर वो लेता है तो उसके ऊपर कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि मरकरी जो है वो हमारे नर्व्स को हमारे ब्रेन जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा उसका इतना एज़ सच कोई नुकसान सामने नहीं आया और ये जो है वो अफ़ेक्ट करती है बच्चों को मोस्टली अनबॉर्न को। इसलिए अगर कोई कंसर्न है किसी को कि फिश नहीं खानी चाहिए मरकरी की वज़ह से तो वो सिर्फ़ प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वूमेन्स इसके अलावा अनबॉर्न मतलब उनको इनटेक नहीं करना चाहिए या बहुत छोटे बच्चे जो कि अभी बहुत छोटे मतलब जिनकी अभी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उनको फिश नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए फिश खानी क्यों ज़रूरी है। फिश के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि हम इस छोटे से नुकसान की वज़ह से हम फिश को अवॉइड नहीं कर सकते। फिश के फ़ायदों के अंदर आता है कि फिश के रिच होता है एपीए और डीएचए कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिश के अंदर पाए जाते हैं। ये ईकोसाहेक्सोनिक एसिड और जो ईकोसापेंटोथेनिक एसिड और डीकोसाहेक्सोनिक एसिड है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होते हैं, उनकी लेवल को बहुत कम कर देते हैं।
विटामिन डी रिच होती है। फिश लीवर ऑयल भी आपने सुना होगा, हड्डियों के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लोग वो भी ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि साइंस ये कहती है, डब्ल्यूएचओ और एफडीए वगैरह ने ये प्रूव किया है कि अगर आप 3.5 ऑन्स जो है वो फिश के पर वीक 2 दफा ले लेते हैं, मतलब 2 टाइम्स पर वीक आप लेते हैं 3.5 ऑन्स एक सर्विंग में, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं हार्ट डिजीजेस के। ठीक है, थैंक यू। मैम एक हमारे व्यूवर की तरफ से सवाल है। मैडम मेरी सर पर पसीना इतना ज़्यादा आता है कि सारे के सारे कपड़े गीला हो जाता है और बाकी बदन से ना होने के बराबर निकल, यानी मैम हमारे व्यूवर का एक सवाल है कि उस वो कह रहे हैं हमारे मेरे सर के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आता है लेकिन बदन पर नहीं होता इतना, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इससे ऐसा ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो पोर्स होते हैं वो हर एक के डिफरेंट होता है, मतलब पोर जो है वो कहीं जहां से ओपन होंगे आपके वहां से ही सिक्रीशन होगी पसीने की। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी पसीना जो है वो जिस्म में से निकलना चाहिए, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो उसके साथ टॉक्सिन्स वगैरह भी हमारे जिस्म से रिमूव हो रहे होते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके वहां पे आपके अगर सर से निकल रहा है पसीना बहुत ज्यादा, तो इसका ये मतलब है कि आपके वहां के मसाम जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। इसका एज सच कोई इस तरह का नुकसान अभी तक नहीं शो हुआ कि अगर सर से निकल रहा है तो बाकी जिस्म से क्यों नहीं निकल रहा। सिर्फ हमें जो मतलब होना चाहिए वो उस पसीने की सिक्रेशन से होना चाहिए कि वो निकल रहा है, मतलब हमारे टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। मैम आजकल देखा जाए तो मौजूदा दौर में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक की वजह से बहुत सी अमवात होती हैं। तो मैम ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं? दिल जो वजूहात है वो ऑलमोस्ट मैंने जो कवर किया है वो फैक्टर्स के अंदर ही आ जाती हैं। मतलब हमारी दिल की बीमारियों की वजूहात की बहुत सारी अदर जो कंडीशंस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम पहले किसी बीमारी का शिकार होते हैं। हम बहुत ज्यादा बढ़ती हुई उम्र जो है वो भी दिल की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा आपकी खुराक, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वर्जिश ना करना, आपकी जेंडर, हेरिडिटी, ये सब जो है ये आपकी वजूहात ही हैं जो कि लीड करती हैं आपके सॉरी मैं जरा क्लाइंट के सॉरी ये लीड करती हैं आपकी हार्ट डिजीजेस को। ठीक है। मैम हमारे जैसा कि वर्जिश करने से हम सेहत और तंदुरुस्त रहते हैं, तो हमारे दिल को जी। सेहतमंद रखने के लिए, हम अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए किस हद तक वर्जिश करना हमारे लिए ज़रूरी है? ओके, वर्जिश करना आजकल के दौर के अंदर वर्जिश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था कि हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनाया हुआ है। हम लोग बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं कर पाते। उसकी रीजन भी हमें पता है कि हमने अपने आप को मशीनी दौर का आदी कर लिया। इसलिए वर्जिश करना हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ऑलमोस्ट अगर एक पर्सन है, आपने पूछा कितने टाइम तक, तो अगर किसी पर्सन को हार्ट डिजीज है, तो अगर वो 30 मिनट पर डे भी एक्सरसाइज करता है तो उसकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, जो हार्ट डिजीज है वो भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर कोई एडल्ट है जिसको अभी हार्ट डिजीज नहीं है, जो कि अभी तंदुरुस्त है, लेकिन मे भी उसकी फैमिली में हो या उसको रिस्क हो के मे भी मुझे हो सकती है, तो अगर वो पर वीक भी 2 घंटे 30 मिनट इतनी कर लेता है तो भी उसके लिए फायदेमंद रहती है। ठीक है। मैम जैसा कि स्ट्रेस और टेंशन है, उससे जी। हमारा बीपी लो या तेज हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो मैम हम स्ट्रेस और टेंशन से किस तरह दूर रह सकते हैं ताकि हम अपने दिल को सेहतमंद रख सकें? ओके, स्ट्रेस और टेंशन जो है अभी तक ऐसा चीज का कोई रोल रिसर्चेस के अंदर सामने नहीं आया कि ये डायरेक्ट हार्ट डिजीजेस को लिंक करती हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस की हालत में हमारा एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा हमारा बीपी टेम्परली हाई रहेगा। अगर कोई पर्सन जो है वो मुसलसल स्ट्रेस की हालत में रहता है तो उसका बीपी मुसलसल हाई रहेगा। जब उसका बीपी हाई रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली लीड कर जाएगा हार्ट डिजीज को। इसके अलावा ये भी होता है कि बंदा बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा थकन होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ बहुत कम खाते हैं स्ट्रेस की हालत में। कुछ बुरी आदतें जिस तरह स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल यूज हो गया, इस तरह की आदतों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो उनके
हार्ट डिज़ीज़ के खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। इस तरह की अ, कंडीशन से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि मैं जो वेज़ मेरे ज़हन के अंदर है स्ट्रेस की, वो ये है कि सबसे पहले तो आप पॉज़िटिव सोचें। पॉज़िटिव इस तरह से है कि आप उन चीज़ों को देखें जो कि आपके पास हैं, बजाए उनके कि जो आपके पास नहीं है या जिस वज़ह से आप स्ट्रेस में हैं, उस रीज़न को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके लिए आप उस रीज़न को अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले फिज़िकली एक्टिव रहना स्टार्ट करें। मतलब एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें। जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, एक तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो भी निकलेंगे, आपका हार्मोन लेवल भी मेंटेन होगा, आपका जो एक माइंड होता है, आपका जो एक तरफ डाइवर्ट है कि हाँ भई मुझे ऐसा करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस वज़ह से आप स्ट्रेस में हैं, तो वो भी आपका मेंटेन होना शुरू होता है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी डाइट को रेगुलर करें। डाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंटल सिचुएशन के साथ रिलेट करती हैं। उन चीज़ों के अंदर हमारी फ़ास्ट फूड है, हमारा जितना भी कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट इस तरह की चीज़ें हैं वो लीड करती हैं हमारी इसको मेंटल सिचुएशंस को भी। अ, इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट को रेगुलर नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस ले आएँ, तो मेबी हम लोग स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें। उसके अलावा कुछ चीज़ें आती हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब अलोन रहते हैं, अकेले तन्हाई पसंद है बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ को छोड़ें। आप अपने ऐसे किसी दोस्तों के साथ अपनी सिचुएशन को शेयर करें, जो कि आपको समझते हों, जो कि आपको सुनना पसंद करते हों। आप अपनी फीलिंग्स को बयान करना सीखें। तो आप स्ट्रेस की कंडीशन से निकल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी टेक्नीक है योगा। योगा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस को खत्म करने में। इसके अलावा हमें जी। जी मैम आप बताएँ। इसके अलावा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो स्ट्रेस होता है, हम ये देखते हैं कि औरों के पास जो चीज़ है, वो हमारे पास नहीं है और हमारे पास जो है, वो औरों के पास नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो हमारे लिए कोई इससे बेहतर चीज़ रखी होगी अल्लाह ताला ने। इस अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली भी करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आप अपने जो भी आपका रिलिजन है, बेशक आप मुसलमान हैं या जिस भी रिलिजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसकी तरफ भी थोड़ा-सा आएँ, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। ठीक है? मैम जंक फूड हमारी दिल की सेहत को किस तरह मुतासर करती है? किस हद तक हमारे दिल के ऊपर असरअंदाज होती है? जंक फूड जो है, वो रिच होती है सैचुरेटेड फैट के अंदर। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बर्गर खा रहे हैं, उसके अंदर आप देख लें क्या-क्या चीज़ होती है। बर्गर के अंदर आपको एक क्रिस्प मिलेगा जी, बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ प्रोटीन बेशक वो है, लेकिन उसको फ्राई किया गया है, आपको नहीं पता कि वो किस ऑयल के अंदर फ्राई किया गया है। मोस्टली जो हमारे होटल से हम लोग लेते हैं, वो कभी भी इतना एक्सपेंसिव आपको मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आपको फ्राई करके नहीं देंगे, वो हमेशा आपको सस्ते से सस्ती चीज़ के अंदर फ्राई करके देंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है? एनिमल प्रोडक्ट से बना हुआ फैट होता है। उससे क्या होता है कि आपके वही मैंने बताया कि प्लेक बिल्डअप होती है, आपका ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, आपके ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, आप मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखा होगा आपने जो लोग जंक फूड के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं, मोस्टली। मैं हर एक नहीं कह रही, मोस्टली लोग मोटे होते हैं। रीज़न ये होती है कि एक तो जो जंक फूड है, वो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। रिफाइंड कार्ब मतलब बन होता है, उसके अंदर बाकी चीज़ें होती हैं, वो सब जो है वो सिंपल शुगर से मिलके बनी होती हैं। छने हुए आटे की चीज़ें होती हैं इन सिंपल वर्ड्स और ब्राउन फाइबर वगैरह का पोर्शन बहुत कम होता है। जस्ट वो आपको एनर्जी दे रही होती है, वो आपको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं दे रही होती। जिसकी रीज़न क्या आती है कि आपके अंदर कैलोरीज़ तो बहुत ज़्यादा एंटर हो गई, लेकिन वो क्योंकि वो रिफाइंड थी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी थी, शुगर थी, फैट था, आपने उन्हें बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब कर लिया, आपको भूख भी बहुत जल्दी लग गई। आप दोबारा से खाना कुछ चाह रहे हैं, आपने दोबारा से खाया, हमारे अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, हमने उन्हें बर्न नहीं किया, हमने कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की। तो वो क्या हुआ हमारे जिस्म के अंदर स्टोर हो गई, उनके क्लॉट्स बने, उनको प्लेक बिल्डअप हुआ और हमारी ब्लड फ्लो कम हुआ और स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद यही कंडीशन होती है। मैम प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप
आप लोग जो है पॉजिटिव रहें। आजकल की जो दुनिया है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। रीज़न ये है कि हम लोग हमेशा एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग ऊपर नहीं गए तो दूसरा भी ऊपर ना जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। इसके अलावा ये मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि अपने आप को यंग एज के अंदर ही आप लोग जो है वो अच्छी हैबिट्स की तरफ ले आएँ। आजकल के जो नौजवान हैं, उनके अंदर बहुत सारी इस तरह की आदतें हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे एज़ अ सोसाइटी हमें पूरे एक इमेज डाउन कर रही हैं। आप लोग इसके अलावा आप लोग उस चीज़ को देखें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुसलमान बनाया है, बस अपने आप पे तवज्जो दें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें ताकि अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे और हम अपने व्यूवर्स और अपने गेस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए और इल्मी सिटी के लिए टाइम निकाला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Preview.